जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है अंशु जी और हम बात करेंगे जो वेस्ट एशिया में महायुद्ध पर लगातार अपडेट सिचुएशन जो है काफ़ी फ़ास्ट डेवलपमेंट्स हमें उसपे नज़र आते हैं। तो अभी अंशु जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एज़ वी ऑल नो कि इतनी जल्दी-जल्दी अपडेट्स आते हैं कि हम अगर कुछ बात करने की भी सोचते हैं तो जब तक बात खत्म होती है तब तक बहुत सारी हाँ, चीज़ें डेवलप हो गई होती हैं। तो ऐसे में अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जो यूएस है वो एक पोटेंशियल पीस टॉक्स की प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें उनकी अपनी कंडीशंस हैं। हम सब जानते हैं कि क्या-क्या कुछ वो कंडीशंस पे ईरान के सामने बात रखना चाहते हैं। लेकिन मसूद पिज़ेशकियान ने भी एक मैसेज दिया है और काफ़ी स्टर्न वार्निंग उनकी भी तरफ से आ रही है क्योंकि ईरान जो है वो कहीं से भी सॉफ्ट उसका होता हुआ ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अब सवाल ये है जिस तरह से ईरान के भी जो स्ट्राइक्स हैं उसके दायरे बढ़ते जा रहे हैं, डियागो गार्शिया वो पहुँच गया है हुँ। और यूएस यूके बेसिस मतलब बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या नज़र आ रहा है कि ट्रम्प कुछ कहते हैं, ईरान का रिएक्शन कुछ है, रिपोर्ट्स आती हैं पीस टॉक्स होंगी, 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, कहाँ जा रहा है ये सारा कुछ? अंबर, सबसे पहले तो शो पर बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भारत माता की जय। और बिल्कुल आपने सही प्रश्न से शुरुआत की। इतने सारे कॉम्प्लेक्स डायमेंशंस और एंगल्स और इंटरेस्ट्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं कि वो सबको एक इंटीग्रली जोड़ के और फिर हम समझ सकते हैं। हमने लगातार इस बात पर चर्चा की कि ये संकट उपजा क्यों, इसके इतिहास पर चर्चा की, इजराइल और ईरान के बीच जो एक आइडियोलॉजिकल हमेशा से वॉरफेयर चलता आया उस पर हमने चर्चा की। हमने शिया सुन्नी के किस प्रकार से विवाद, शिया देश ईरान और सुन्नी खाड़ी देशों के बीच के विवाद पर चर्चा की, इतिहास पर चर्चा की, अमेरिका के उद्देश्य पर चर्चा की, ट्रंप के स्टेटमेंट्स पे चर्चा की। तो लेकिन आप देखिए कि 3 हफ्ते हो गए, चौथे हफ्ते में युद्ध एंटर कर चुका है। मतलब हम ये मान के चलें कि 1 महीना लगभग लगभग इस युद्ध को हो गया है। अब इस 1 महीने में हमने जो ट्रंप ने स्पेक्युलेट किया था, और ट्रंप का ये एक ओवर कॉन्फिडेंस ही कहेंगे, और वो शायद इसलिए क्योंकि इसराइल का मोसाद यहाँ के आईआरजीसी तक में घुसपैठ करके बैठा हुआ था ईरान के, और जनता सड़कों पर थी। तो ट्रंप को ये लगा कि जनता अमेरिका के हमले का साथ देगी और ईरान के रिजीम को अंत करवाने में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ी हो जाएगी। तो उनका जो ये कैलकुलेशन था, ये मिस कैलकुलेशन निकला और बूमरैंग कर गया उनका अटैक ईरान पर। और जो जनता सड़कों पर थी, हालांकि महिलाएं तो अभी भी वहां पर बहुत खुशियां मना रही हैं खामेनेई के एलिमिनेशन के बाद, बट जो एक ओवरऑल हमने अब यहाँ पर मूड देखा वो ईरान की अपनी सरकार के साथ है। हालांकि हम ये ना भूले कि यहाँ के जो दो पैरेलल्स हैं, हार्डलाइनर्स और सॉफ्ट लाइनर्स या पार्लियामेंटेरियन, जो हम एक लाइन देखते हैं जो पेजेश्कियां की हैं, जनता उनके साथ खड़ी है, हम ये भी समझे। लेकिन अब बात उनके अपनी नेशनल आइडेंटिटी की आ गई, उनके अस्तित्व की आ गई। तो ईरान ने, ट्रंप ने सोचा था कि 2-3 दिन में सब कुछ यहां पर बदल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे वो कब्जा कर लेंगे। लेकिन अंबर, यहाँ गलतियां हुई उनसे कैलकुलेट करने में, और ईरान लगातार जो युद्ध की पेरिफेरी है वो उसको बढ़ाता जा रहा है। अब आप देखो, हिंद महासागर में मॉरिशस में स्थित डियागो गार्शिया द्वीप, जहां पर यूएस का बेस है, वहां पर ईरान अटैक कर रहा है। और इससे बहुत सारे पॉइंट्स हमको समझने की जरूरत है। एक तो ये कि स्ट्रेटेजिकली ईरान बहुत सोच समझ के इस युद्ध को दूर से दूर ले जा रहा है, इसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व कर रहा है, और इस तरह से टाइम भी बाय कर रहा है अमेरिका को एग्जॉस्ट कराने के लिए। क्योंकि अमेरिका की तुलना में यदि ईरान को देखें तो ईरान जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रोन्स का, मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो अमेरिका के जो B2 बॉम्बर्स हैं, या जिस तरह के अस्त्रों शस्त्रों का या एरियल पावर का या डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल या क्राफ्ट्स का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, उसकी तुलना में बहुत सस्ते हैं। तो अमेरिका को इकोनॉमिकली हम देखें कि एग्जॉस्ट कहीं ना कहीं हम होते हुए देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान को लगातार पाकिस्तान की बॉर्डर से चीन से सहायता मिल रही है। ये तो समझ में आ रहा है कि अगर रूस और चीन की सहायता नहीं होती तो फिर ईरान अभी तक इस युद्ध को नहीं लड़ पाता। लेकिन आप देखो, हमारी तरफ अब ये युद्ध आ रहा है। डियागो गार्शिया तक हमले का आना, इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिकली जो साउथ एशिया है उसका इन्वॉल्व हो जाना इस युद्ध में मुझे दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के एंगल से हमने चर्चा भी की थी, अमेरिका और ईरान को लेकर के।
तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नया अध्याय है जिसपे हमें नजर रखनी होगी। और यूरोप तक, यानी कि अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस तक तो युद्ध पहुंच ही चुका है। अच्छा, अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये बताना चाहती हूँ कि ईरान की जो मिसाइल्स हैं उसकी रेंज अभी तक हमने देखी ज्यादा से ज्यादा एक 1,500 से 2,500 के बीच में हम इस रेंज को देख लें किलोमीटर की। लेकिन डियागो गार्शिया पर हमला यानी 4,000 किलोमीटर की रेंज को नापना, पूरा करना। तो अगर 4,000 किलोमीटर की रेंज पे ईरान हमला कर रहा है तो फिर यूरोप की जितनी बड़ी राजधानियां हैं, तो इसमें पेरिस भी आ जाती है, बर्लिन भी आ जाती है, आप रोम को देख लो, ये सब अब ईरान के हमले पर मुझे और दूसरे एक्सपर्ट्स को भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु था जिसपे हम सभी लगातार चर्चा कर रहे थे कि ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो इतनी दूर तक जा सके। लेकिन उसने डियागो गार्शिया पर हमला करके ये भी एक मैसेज दिया है अमेरिका को कि मैं चाहूं तो इतनी दूरी की अपनी मिसाइल्स हैं मेरे पास जो दाग सकता हूं। अब दूसरी ओर अमेरिका को देखो, इंटरनल टर्फ पे भी वहां की जनता युद्ध नहीं चाहती है। ट्रंप को नाटो कंट्रीज से भी सहायता नहीं मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बार बार सहायता मांगी, कोरिया से, जापान से, नाटो के जो यूरोपियन अलाइज हैं, सबसे कहा कि भाई आकर के अब समय है कि आप अमेरिका की सहायता कीजिए। पर जिस तरह से खाड़ी देश चुप बैठे हुए हैं, कोई भी युद्ध में सीधा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वैसे ही आप देखो अंबर, यूरोप के देश और ये तमाम जो हमारे एशिया, ईस्ट एशिया वाले देश हैं, ये भी चुप बैठे हुए हैं। तो युद्ध में कोई आकर के अपने आप को झोंकना नहीं चाह रहा है। सबको पता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से पहले ही डिसरप्टेड है ऑयल एंड गैस क्राइसिस की वजह से, तो कोई नहीं आया। तो ट्रंप और बिफरे हैं और अब ट्रंप को समझ में आ रहा है कि एक ईरान ही अकेला नहीं है। अगर वो अपने आप को भी देखें तो इजराइल के अलावा इस समय सीधे सीधे अमेरिका के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ है। और इजराइल भी इसलिए खड़ा है क्योंकि पूरी लड़ाई इजराइल की है एक्चुअली। तो अब जो कल से स्टेटमेंट आते हुए देख रहे हैं ट्रंप के, वो थोड़े पीस टॉक्स को लेकर के हैं, या जिस तरह से ओमान में या इसके पहले बातचीत हुई जिनेवा में, वो विफल रही। उन्हीं बिंदुओं के साथ ट्रंप फिर से पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं और यहीं पर आकर के आपको पेजेश्कियां की तरफ से इसीलिए बहुत स्टर्न स्टैंड दिखाई पड़ रहा है। दो प्रमुख बिंदु रहे पिछली पीस टॉक्स के भी अंदर। पहला तो ये कि ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में दे देगा, अमेरिका कंटेन करेगा, अमेरिका उसको कंट्रोल करेगा। इसके लिए ईरानी ऑफिशियल्स रेडी हो गए थे, देखो। लेकिन दूसरा जो बिंदु था कि अपनी जो प्रॉक्सीज हैं, हुती, हिजबुल्लाह और हमास हैं, उनको डीएक्टिवेट कराएगा ईरान और बंद। इस एक बिंदु पे ना ईरान कभी राजी ना हुआ है ना आगे होगा। तो ये जो पीस टॉक्स की बात ट्रंप कर रहे हैं, पहली बात तो ईरान बातचीत करने को तैयार ही नहीं है, और दूसरी बात अगर आता भी है डायलॉग टेबल पे, डिप्लोमेसी टेबल पे, तो इस एक बिंदु पे जाके आप देखना फिर बात फ्लॉप होती हुई दिखाई पड़ेगी। और ईरान को अब कंटेन करना ट्रंप के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि एक जो अमेरिकन हेजेमोनी को ट्रंप एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल पहले दिन, ये बहुत बड़ी सफलता थी कि बिना एक भी सिंगल बूट ऑन ग्राउंड भेजे उन्होंने खामेनेई को एलिमिनेट करा दिया। और वहां पे जिस तरह की तबाही मचाई है ईरान में, सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल आप देखो, स्थितियां बहुत किस तरह से डिवास्टेट हुई। आप देखो नतांज हो, इस्फहान हो, जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको बर्बाद कर दिया है अमेरिका ने। ईरान बिल्कुल बर्बाद स्थिति में। लेकिन ईरान जिस तरह से रिटेलिएट लगातार कर रहा है, उससे एक मैसेज ये जाता है कि अमेरिका इस विश्व की एकमात्र या सबसे बड़ी सुपर पावर नहीं है। तो कल को दूसरे देशों को भी इससे एक प्रेरणा मिल सकती है, ये कहूं अगर पॉजिटिवली कहूं तो। और नेगेटिवली कहूं तो दूसरे देश जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज से आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ भाई, अमेरिका का सामना हम कर सकते हैं, which is not a good situation for Trump at the moment। तो यही कारण जिस स्टेटमेंट से आपने इस चर्चा की शुरुआत की, ट्रंप की तरफ से हमने ये स्टेटमेंट आते हुए देखे। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये समझना चाहती हूँ अंशु जी कि जो अमेरिका की कंडीशंस हैं वो एक्चुअली पीस के लिए है या फिर ईरान को वो कंप्लीटली वीकन करना चाहते हैं, क्या उसके पीछे का उद्देश्य? क्योंकि जो कंडीशंस है वो इतनी फीजिबल नहीं लग रही है। अमेरिका से बात करने के लिए ईरान तो वैसे ही तैयार नहीं है और इन कंडीशंस पे तो ऑफ कोर्स बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ट्रंप इस वक्त मुझे लगता है कि जितना मैं समझ पाई हूँ ट्रंप को, आज स्टेटमेंट आया है पीस टॉक का, हो सकता है कि कल फिर किसी या लगातार फिर किसी ईरान की बड़ी साइट पर
हमला हो। तो हमने देखा कि कल जिस तरह से नतांज और इस्फहान पे हमले हुए ताबड़तोड़, तो उसके बाद इजराइल के जो डिमोना साइट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और वन ऑफ द मोस्ट इसको सेफ साइट्स माना जाता है, जहां से इजराइल का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है, 1958 में एस्टेब्लिश हुई थी ये, इस पर हमला हुआ है ईरान का। और इसके बाद फिर लगातार अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान पर जारी हैं। तो हमले तो लगातार दोनों तरफ से हो रहे हैं। ट्रंप अगर एक्चुअली मीन करते हैं पीस टॉक्स को, तो उनको पहले हमले रोकना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि भाई अब हम हमले नहीं कर रहे हैं, वी वांट अ पीस टॉक। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, लगातार हमले दोनों तरफ से जारी हैं, और इसमें अमेरिका और इजराइल की तरफ से ज्यादा हमले हो रहे हैं अंबर। तो ईरान इसीलिए इस बात को समझ रहा है कि अगर वो रुका, कहीं पर भी उसने पॉज लिया, तो वो जो पॉज है उसका फायदा उठाएंगे ट्रंप, और इसके बाद कोई ना कोई एक अल्टीमेट पावर यूज करते हुए या टेक्नोलॉजी यूज करते हुए हो सकता है कि ईरान के लिए सिचुएशंस बहुत खराब हो जाए। इसीलिए ईरान रुक नहीं रहा है, और ट्रंप कभी पीस टॉक्स की बात करते हैं, और पैरेलली आप देखिए कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चरल साइट्स को वो अटैक करते चल रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना कि शांति से अगर मतलब होता या उनको शांति चाहिए होती, तो अंबर हमला ही क्यों करते इन फर्स्ट प्लेस? और वहां की जनता से ट्रंप को क्या लेना देना है? अब ट्रंप को ये दिखाई दे रहा है कि मुझे यदि अपने पेट्रो डॉलर के पूरे इस रिजीम को पश्चिम एशिया में मेंटेन रखना है, जो कि युआन से और रूबल से अब लगातार चैलेंज होता चला आ रहा था कुछ समय से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को यदि मुझे कंट्रोल करना है, तो मुझको ईरान को अब कंट्रोल करना आवश्यक है। यही कारण है कि कभी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के नाम पे, कभी प्रॉक्सीज के नाम पे, कभी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के नाम पर यह हमला किया गया और ये सिचुएशन क्रिएट की गई। ये पूरी क्रिएटेड सिचुएशन है अंबर, हम इस बात को समझे तो शांति से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो अपने कैलकुलेशंस पे कि अमेरिका का वो एग्जॉस्टिव पॉइंट कहां पे आने वाला है, वो सब कुछ कैलकुलेट करके और ये इस तरह से दोनों चीजें करें। और आपको एक और चीज बता दूं कि इसको हम एक कूटनीतिक चाल भी कह सकते हैं। धोखा देने की जो बात होती है ना, कि कह कुछ और रहे हैं और करेंगे कुछ और, ये हाल फिलहाल में ट्रंप को करते हुए देख रहे हैं। लेकिन इस सब के पूरा अगर हम एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी देखें, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिएगो गार्सिया की बात करते हैं, तो भारत भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बहुत सारी चीजें इससे निकल कर आती हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ यूएस वर्सेस ईरान है, या फिर इसके पीछे हम देख रहे हैं कि कोई बड़ा और भी कुछ पावर गेम चल रहा है? इस चर्चा को कुछ एक्सपर्ट्स के साथ कुछ टीवी शोज पर भी मैंने किया। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये सब कुछ एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है इजराइल और ईरान के बीच में। हमने देखा कि किस तरह से जो एक यहूदी और शिया मुस्लिम वाला एंगल ला करके कई वर्षों से हमने देखा कि ये एक स्थिति है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफर करती हूँ। मुझे लगता है कि ये तो अनेकानेक वर्षों से था। और दूसरी बात, इजराइल वर्सेस ईरान था, इसमें अमेरिका की एंट्री कहां से हुई पहले तो हम ये समझे। पश्चिम एशिया में अमेरिका कहां से घुसा ये समझे, और क्यों घुसा। तो आज की जो सिचुएशन है वो स्ट्रगल फॉर पावर है, क्योंकि हम एक यथार्थवादी दुनिया में रह रहे हैं। हम बार बार लिबरल दुनिया की बात करते थे, ओपन इकोनॉमी की बात करते थे, सॉफ्ट पावर की बात करते थे, लेकिन जिस तरह से रशिया यूक्रेन युद्ध इतने वर्षों तक चल गया होकर के, हमास और इजराइल के बीच का युद्ध लगातार चल रहा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस प्रकार से चीन का हम असर्शन देख रहे हैं बहुत ही वायलेंट, तो उसको देखते हुए फिर लगता है कि दुनिया तो रियलिस्ट है। रियलिज्म क्या है? रियलिज्म एक थ्योरी है जो ये कहती है कि दुनिया जो है ना एनार्किक है, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है कुछ भी कंट्रोल करने के लिए। तो हर देश को अपनी शक्ति को मैक्सिमाइज करना पड़ता है, जिसको कि सेल्फ हेल्प कहते हैं, जिसके माध्यम से अपनी इस पावर के माध्यम से वो दूसरे एक्टर को यानी दूसरे स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सके। किस चीज के लिए? अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। और वो प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट क्या है किसी भी देश का? एज पर रियलिस्ट्स उसकी नेशनल सिक्योरिटी, और उसके लिए टूल है पावर। तो फिर इसमें ना फिर क्या होता है, एक पावर स्ट्रगल शुरू होता है। पावर स्ट्रगल शुरू होता है, एक सिक्योरिटी डिलेमा आता है, क्योंकि यदि आप और मैं दो स्टेट्स हैं, हम दोनों को पावर चाहिए, हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपनी पावर। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, तुमको नहीं पता मेरे पास कितनी शक्ति है, तो हम अल्टीमेट पावर की तरफ जाएंगे। इसीलिए दुनिया न्यूक्लियर होना शुरू हुई, इतिहास में हम जाकर के देखें तो।
और फिर क्या होता है, इसकी वजह से एक आर्म्स रेस होती है। जब आर्म्स रेस होती है तो फिर स्ट्रगल्स खुल के आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश हुआ था, फिर कोल्ड वॉर भी चला पैरेलली। ये पूरा एक रियलिस्ट कंसेप्ट ही था, जो जिसको मैं कभी आगे समझाऊंगी भी। फिर कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तब दुनिया थोड़ी लिबरल हुई, तब दुनिया धीरे धीरे, पहले तो यूनिपोलर हुई, अमेरिका एज अ हेजेमोनिक पावर इमर्ज हुआ, लेकिन बहुत कम समय के लिए, और दुनिया फिर मल्टीपोलर हो गई। फिर ओपन इकोनॉमी का कंसेप्ट आया, सॉफ्ट पावर की बात हुई, ग्लोबलाइजेशन आया, इंटरनेट आया, आईसीटी टेक्नोलॉजी आई, एमएनसीज आई, है ना, जिसमें कि एशिया की तमाम, चीन भारत जैसी शक्तियां आगे बढ़ी। लेकिन आज देखो, इतने वर्षों के बाद अंबर, फिर ये जो बैलेंस ऑफ पावर था और ग्लोबल ऑर्डर था, ये डिसरप्ट हुआ है बुरी तरह से। और पश्चिम एशिया को हम एक केंद्र के रूप में इसलिए रख सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया की जो एनर्जी लाइफलाइन है वो तो यही है। और यही कारण है कि अमेरिका ने 70 के दशक में, बल्कि 80s के दशक में, 70 के दशक में तो ईरान में देखो पहलवी डायनेस्टी का शासन था, तो अमेरिका के बड़े अच्छे संबंध थे। 80 के दशक में अमेरिका ने क्या किया कि जो तमाम सुन्नी देश हैं, जब यहां पर एक थियोक्रेटिक इस्लामिक रिजीम एस्टेब्लिश हुआ ईरान में, तो अमेरिका ने तमाम सुन्नी देशों को इस बात के लिए अग्री किया कि मैं आपको अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला दूंगा, आप पेट्रो डॉलर, मतलब कि आप जो भी तेल और गैस बेचते हैं उसको आप यूएसडी में बेचना शुरू कीजिए। तो पूरी जो ये ऑयल एंड गैस की इकोनॉमी और वैश्विक अर्थव्यवस्था थी, इस पर अमेरिका ने फिर अपना एक कंट्रोल जमाना बनाना शुरू किया, जो बन भी गया। आज हम देखते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था इज डॉलर बेस्ड। इसी को बार बार पुतिन जाके चैलेंज करते हैं, और कहीं ना कहीं भारत जैसे देश भी कहते हैं कि हमें अपने अपने, हमारी जो मुद्रा है उसमें हम विनिमय करें, उसमें व्यापार करें। तो युआन और रूबल इसको बड़े तरह से आज चैलेंज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो पेट्रो डॉलर का पूरा खेल था ना अंबर, ये डिसरप्ट धीरे धीरे होना शुरू किया तब, जबकि ईरान और चीन के बीच की नजदीकियां लगातार बढ़ती गई, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई बार जब ब्लैक माध्यमों से तेल भेजता है ईरान देशों को, या वैसे भी जब अपने ऑयल एंड गैस के टैंकर्स भेजता है, तो ईरान कहता है आप युआन में पे कर। तो यही कारण है कि फिर ट्रंप को लगना शुरू किया कि नहीं भाई, अब तो मुझको यहां पर चीजों को बदलना पड़ेगा। तो ईरान जब आंख की किरकिरी बनना शुरू हुआ, तब फिर ट्रंप ने ये तमाम लगातार, और ये ट्रंप के हम देख रहे रिजीम में लगातार हुआ। तो ये पूरा जो संघर्ष है, इसको हम समझें, इसके पीछे बहुत सारी चीजें, इस पूरे रीजन को कंट्रोल करना, बैलेंस ऑफ पावर को अपने फेवर में करके रखना, सुन्नी देशों को अपने साथ इकोनॉमिकली अलाइन करके रखना, ईरान में अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठवा देना ताकि ये सब कुछ हो सके, और पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि देखो अगर ईरान में ट्रंप की सरकार बैठ जाती है तो भारत के साथ जिस तरह से खामेनेई की वजह से रिलेशंस खराब हुए थे वो अब फिर नहीं होंगे, चीन के साथ जिस तरह के रिश्ते थे वो पूरी तरह से बदल जाएंगे, रूस के साथ जिस तरह के रिश्ते ईरान के रहे हैं वो बदल जाएंगे। आप देखो कितना मेजरली ड्रास्टिकली ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप चीजों को बदलते हुए देखोगे। तो ये जो पूरा खेल हो रहा है, ये मात्र कुछ, ये जो हम छोटे मोटे उद्देश्यों की बात करें इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये वैश्विक, यदि मैं परिदृश्य की बात करूं तो पूरी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको हमेशा के लिए बदल के रख देगा, हम इस बात को समझे। और डियागो गार्सिया तक आ जाना ईरान का मतलब, यहाँ पे भारत को भी, भारत सामरिक रूप से बहुत सचेत हो गया है। यहाँ पर हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। हमने मॉरिशस की धरती से 2015 में पहले सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल की डॉक्ट्रिन दी, फिर हमने मॉरिशस की धरती से उसको म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल कहा। तो हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं इस रीजन के। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या, जितने छोटे मोटे द्वीपीय देश और मतलब लिटोरल कंट्रीज जो हैं, नॉन लिटोरल भी कंट्रीज हैं जो इस पूरे एरिया से जुड़ी हुई हैं व्यापार से या सामरिक हितों की वजह से, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एज इन सर्विलेंस से जुड़ी हुई तकनीक या इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना, कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना, ये एक पॉजिटिव टेंजेंट हो गई। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करवाना, पायरेसी वगैरह को कंट्रोल करवाना, तो ये जो सारी चीजें, और मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर रखना, ये भारत करता है, इसीलिए आईओआरए भी है। और यही कारण है कि अब जो युद्ध यहां तक आ गया है, तो फिर साउथ एशिया के जो देश हैं उनके लिए, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनके लिए भी अब ये चिंता का विषय बन गया। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये एक खाली एक देश, दो देश, तीन देश से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं पूरी दुनिया आज की तारीख में शामिल हो चुकी है। मैं आपसे 2 बिंदु और जानना चाहती हूँ, वो ये कि जिस तरह से हम डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं, मिक्स्ड सिग्नल्स उनकी तरफ से आ रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी है या फिर
यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, किस तरह से आप इसको देख रही हैं? साथ ही साथ एक इसमें और ये है कि हमें विजिबली हम ये देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अमेरिका जो है वो एक एग्जिट स्ट्रेटेजी ढूंढ रहा है, लेकिन वो डिफीट भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो इसमें मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं? अब ट्रंप की तरफ से आप देखो हर दिन एक स्टेटमेंट आता है और अगले दिन वो स्टेटमेंट बदल जाता है ना? हम्म, उनके ऑफिशियल्स के अगर आप स्टेटमेंट्स देखो तो उसमें आपको बहुत सारा रीड बिटवीन द लाइन मिलता है। और उन हम्म, स्टेटमेंट्स में चाहे आप जेडी वैंस के स्टेटमेंट्स को देखो, मार्को रूबियो के स्टेटमेंट को देखो, आप गबार्ड के स्टेटमेंट को देखो जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पे ही सवालिया निशान उठा दिए। इसके बाद असीम मुनीर का स्टेटमेंट आया कि जिसको ईरान से ज्यादा प्यार है वो ईरानी चला जाए, तो पाकिस्तान को भी अब हम नॉट एक ओनली तुलसी गबार्ड ने बोला अंशु जी, उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला पाकिस्तान न्यूक्स के बारे में, उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब वापस न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर रहा था। ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है, बहुत जो बड़ी बात है। रिफर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ मैं वही कह रही हूँ कि ट्रम्प कुछ कह रहे हैं, उनके हम्म, ऑफिशियल्स कुछ कह रहे हैं, और उनके ऑफिशियल्स से ना आपको बहुत सारा फूड फॉर थॉट और बहुत सारा रीड बिटवीन द लाइंस मिल रहा है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि जो ये कारण बताया गया, कभी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लेके, कभी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के, कभी आप देखो यहाँ के रिजीम को लेकर के, कभी प्रॉक्सीज को लेकर के, लेकिन असल में इस पूरे क्षेत्र का जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो ईरान ने डिस्टर्ब किया है पिछले कुछ समय से अपनी हरकतों की वजह से, उस बैलेंस ऑफ पावर को अपने हित में करना अमेरिका का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। तो ट्रंप क्या करे ना, बहुत जानबूझ के वो कह कुछ रहे हैं, फिर हम अमेरिका को एज ए नेशन कुछ करते हुए देख रहे हैं। आप देखो, एज ए लीडर ट्रंप कुछ कहते हैं, एज ए नेशन अमेरिका कुछ और करता है। तो ये जो युद्ध है, इसको हम अमेरिका वर्सेस ईरान देख रहे हैं या ट्रंप वर्सेस ईरान देख रहे हैं, हम पहले तो ये समझें। तो टॉक्स की बात करते हैं ट्रंप, उन्होंने इसी तरह से अलास्का में पुतिन को भी बुलाया था, आपको याद होगा, बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की थी। कभी धमकी दे रहे थे पुतिन को, कभी रिक्वेस्ट कर रहे थे पुतिन से, कभी उनको रेड कार्पेट वेलकम कर रहे थे। आखिरकार क्या हुआ, टॉक्स बुरी तरह से फेल हुई। और ये मैंने कहा था कि ये टॉक सफल नहीं हो सकती, और इसका कारण था सीधा सीधा लॉजिकल, वहां पर जेलेंस्की थे ही नहीं। तो जिन दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, अगर वो दोनों राष्ट्राध्यक्ष नहीं बैठे हैं तो कहां से बातें सॉल्व होंगी, या कहां से एक अग्रीमेंट तक बात जाएगी। तो ये मैंने बात बोली थी और यही हुआ। अभी आप देखो, ओमान में पीस टॉक्स हुई, बुरी तरह से फेल। पीस टॉक्स क्या, जो ये ईरान के मुद्दे को लेकर के बात हुई, फिर दोबारा जिनेवा में हुई, 3 राउंड की बातचीत हुई, वो फिर फेल हो गई, क्योंकि ईरान प्रॉक्सीज की बात पे आके अड़ जाता है। और कहीं ना अंबर, ये ट्रंप को बहुत अच्छे से पता है कि इस एक बात पे ईरान नहीं मानेगा, तो वो भी क्या करते हैं, वो शर्त लगा के बैठ जाते हैं। अगर बात न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की थी, तो आप सिर्फ न्यूक्लियर पॉइंट्स तक, मैटर्स तक बात को रखिए। आप उसमें फिर प्रॉक्सीज भी लेकर के आ रहे हो, आप उसमें इजराइल को लेकर के भी बात कर रहे हो, आप उसमें ईरान का एज अ कंट्री अभी जो नेचर था, आप उसके अगेंस्ट बात कर रहे हो। तो आपको पता है कि वहां पर जाकर ईरान कैसे मानेगा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, भारत के साथ कोई देश बात करे किसी भी चीज को लेकर, ट्रेड डील को लेकर के, जैसे, हाँ बिल्कुल, ट्रेड डील पर जैसे हमसे हर देश ने कहा कि आप डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर अपना खोलिए, हमने खोला क्या, हम नहीं खोल सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड टू ओपन इट, क्योंकि हमारे बहुत फार्मर्स के, डेयरी प्रोड्यूसर्स के इससे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, तो हमने मना कर दिया, है ना। अब कोई देश हमसे नेगोशिएट करने आता है और हमसे कहता है कि नहीं जी, आप ना XYZ देश पर आप अटैक कर दो, बाकी के सारे कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स हमें मान्य है, लेकिन ये एक बिंदु ऐसा है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट है। हम कभी किसी देश पर जाकर अटैक नहीं करते, न कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी में इसके लिए मनाही है। हम एक आक्रमणकर्ता देश है ही नहीं, एज ए नेचर ऑफ आवर कंट्री, तो हम क्यों करेंगे ऐसा, तो वहां पर हो जाएगी बात फ्लॉप। बिल्कुल वही अभी ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा है। अमेरिका न्यूक्लियर मैटर्स को लेकर बात करता है, ईरान वहां मान जाता है, उसके बाद की जो एडिशनल फ्रिल्स ट्रम्प ऐड करते हैं, वहां पे जाके बातें फ्लॉप हो जाती हैं। और इसीलिए अभी कहते चल रहे हैं, लेकिन लगातार अमेरिका के अटैक हम ईरान पर होते हुए देख रहे हैं। लेकिन अंबर, फिर ये कहूंगी मैं कि शांति नहीं, अब ट्रंप के लिए आवश्यक है कि वो अगले कुछ दिनों में ईरान को एक एग्जॉस्टिव मैनर में ले जाकर युद्ध को ऐसे समाप्त करा। देखिए, टॉक के माध्यम से समाप्त करेंगे, ईरान और अमेरिका पूरी दुनिया के लिए इक्वल फुटिंग पे आपको दिखाई पड़ेंगे। और अगर ईरान को हराकर या एग्जॉस्ट करके फिर अगर युद्ध समाप्त होता है, तब ट्रंप को अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी। तो यदि
पीस टॉक्स के माध्यम से युद्ध को अंत की ओर ले जाते हैं या पॉज करते हैं, तो वो ट्रंप की बहुत बुरी हार होगी, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन ईरान तो एग्जॉस्ट होता नजर नहीं आ रहा है, और ईरान की जो डिमांड्स है सामने, जो यूएस के सामने उन्होंने रखी है, सिक्योरिटी गारंटी हाँ, और रिपेरेशंस को लेकर, वो आपको जस्टिफाइड लगती है? और साथ ही साथ कि आपने वो बात खुद ही बोलती, उनके पीस टॉक्स टेबल्स पर होती हैं, आपको ये जो थ्रेड्स हैं, आपको लगता है कि जिन थ्रेड्स को लगातार ट्रम्प रिपीट कर रहे हैं, उन थ्रेड्स ने एक बार फिर से ईरान को यूनाइट कर दिया? क्योंकि जो हमें वहाँ पे फ्रिक्शंस नज़र आ रहे थे, लग रहा है लोग वापस एकजुट होते जा रहे हैं। अंबर, लोग अभी अपनी सरकार के साथ हैं। फिर कहूंगी, सरकार कौन सी, पेजेश्कियां वाली लाइन की। और अमेरिका भी इस चीज को भी ट्रम्प बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो आप देखो, वो एक भी अभी सॉफ्ट लाइनर को अमेरिका ने नहीं एलिमिनेट किया, ना टारगेट किया। देखो, पेजेश्कियां का तो अभी तक एक खरोंच भी नहीं आई है, लेकिन आप देखो खामेनेई एलिमिनेट हुए, और उनके साथ साथ कितने जो बड़े बड़े कमांडर्स हैं उनकी अलग अलग आर्म्स के। तो आप देखो कि वो बसीज का जो सुलेमानी था, ही हैज बीन एलिमिनेटेड। फिर आप इधर इनके जो सिक्योरिटी काउंसिल के सुप्रीम कमांडर थे, उसको एलिमिनेट करा दिया गया। अलग अलग इस प्रकार के बड़े जो नाम थे, बड़े जो लीडर्स, हार्ड लाइनर्स हैं, उन सभी को अमेरिका एलिमिनेट करा चुका है। और यहाँ पर जनता देखो चाहती तो है कि हमारे देश में वो प्रजातांत्रिक मूल्य रीएस्टेब्लिश हो, जिनको इस हार्ड लाइन ने समाप्त कर दिया था। लेकिन जब देश की बारी आती है ना अंबर, तो किसी भी देश की जनता, और ऐसा करना भी चाहिए, बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऐसे मौकों पर फायदा उठा करके उल्टी सीधी अफवाहें फैलाना शुरू करते हैं, अपने ही देश के अगेंस्ट बातें करना शुरू करते हैं। लेकिन आप ईरान में देखो कि ईरान के जो लोग हैं, वो चाहे जो चाह रहे हो, लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि वो उनके और उनके रिजीम के बीच की बात है। तो यदि कोई दूसरा देश आकर के अटैक करता है जब उनके देश पर, वहां पर फिर वो यूनाइट आपको दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल वो यूनिटी दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो महिलाएं हैं या जो जेंजी हैं, वो ये जो पूरी हार्डलाइन है, इसके एक वीक होने पर बहुत खुशियां मनाते हुए भी हमें ऐसे वीडियोस और मैसेजेस में आ रहे, मिल रहे हैं, वहां से हम देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जिसको हम जनता कहते हैं, जो एक पूरी कलेक्टिव आइडेंटिटी है किसी देश की, तो उसको तो हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल अपने सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन फिर कहूंगी कि कौन सी सरकार के साथ खड़ी है, वो पेजेश्कियां के साथ खड़ी है, ये समझने की बात है। जी। लेकिन एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या जो जिस पे आपने बात भी की थी पिछले उसमें, आपको क्या लगता है कि जो नेगोशिएशंस हैं वो टेबल्स पर सॉल्व हो जाएँगी, या फिर बैटलफ़ील्ड पर ही इसका हम अंत होते हुए देखेंगे? किस तरफ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप बात भी कर रहे हैं? पर ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये मैं पढ़ाती हूँ कंसेप्चुअली भी। तो हमेशा आप ये चीज समझो कि जब डायलॉग फेल हो जाते हैं ना, तब युद्ध होता है। महाभारत का युद्ध भी इसीलिए हुआ था। और जब युद्ध में चले जाते हो ना, तब फिर वो डायलॉग वाली विंडो बचती नहीं है। वो डायलॉग वाली विंडो दोबारा खोलना बड़ा मुश्किल होता है। पर अगर डायलॉग की विंडो खुल गई, जब दोनों पार्टीज को या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इन्वॉल्व, उनको समझ में आता है, या तो कोई तीसरा व्यक्ति आके समझाए और विंडो को ओपन करे। और यहीं पर भारत की भूमिका की बार बार बात हो रही है कि भारत को ऐसा करना चाहिए। तो जब वो विंडो खुल जाती है किसी भी तरह से, तब फिर स्टेक होल्डर्स को समझ में आता है कि हाँ, बातचीत से हम इसका समाधान खोज सकते हैं। तो समाधान आखिरकार अंबर आके डिप्लोमेटिक टेबल पर ही होता है। इस बात को मैं बहुत स्ट्रांगली मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में तो फिर यह है कि या तो एक पार्टी हारेगी, दूसरी पार्टी जीतेगी, तभी आपको युद्ध का कहीं ना कहीं निकलता हुआ, जो भी उसका आउटकम है वो निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन आज की जो दुनिया है वो इतनी जटिल है, और युद्ध भी कन्वेंशनल वॉरफेयर तो रह नहीं गया है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। उसके कोई कहीं से कहीं तक उसकी सीमाएं ही नहीं है, वो कहीं तक भी जा सकता है। उसमें साइबर वॉरफेयर भी आ जाता है, उसमें फिर केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी आ जाता है, उसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी आ जाता है, उसमें बूट्स ऑन ग्राउंड भी आ जाते हैं। उसमें आप देख रहे हो समुद्र में, हवा में तो लड़ ही रहे हैं युद्ध। और कितने तरह तरह के नए इक्विपमेंट आ गए। क्या कभी हमने सोचा था कि ड्रोन से युद्ध लड़े जाएंगे? ड्रोन से युद्ध लड़े जा रहे हैं। तो ये समझने की बात है कि जिस परिस्थिति में, जिस दुनिया में, जिस तकनीक को हम देख रहे हैं अपने सामने, तो उसमें फिर ये जो डिप्लोमेटिक टेबल है, इसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यही कारण है कि वो डिप्लोमेटिक विंडो बंद हुई तो युद्ध शुरू हुआ, और अब जब डिप्लोमेटिक विंडो ओपन होगी, तभी अंबर ये युद्ध बंद होगा, ये समाप्त होगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ
कि ये कहीं कोई मतलब ये खिड़की खुले, बातचीत हो और ये इस युद्ध का समाधान हो, क्योंकि आखिरकार मानवता हार रही है इस युद्ध में और हम सभी को, तुमको, मुझको या जो हमारे जैसे लोग हैं, उनको एट द एंड ऑफ द डे अपनी डे टू डे लाइफ में इसके रेपरकशंस आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, और वो सिर्फ़ भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सभी जगह वो सब कुछ हमें नज़र भी आ रहा है, और अब स्थिति कंट्रोल हो ये एक यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, नॉट ओनली फॉर अमेरिका, बट अमेरिका के लिए तो चलिए छोड़िए, वो प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने इस पूरा अपने सर पे, और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी मिड टर्म आने वाले हैं, उसका खमियाज़ा बिग टाइम डोनाल्ड ट्रम्प को पे करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन्स भी डोमेस्टिकली खुश नहीं है, तो उनके पास वो नहीं, भी प्रेशर पड़ रहा है। नहीं, तो जी, बड़ा नुकसान उनको हो सकता है, लेकिन विश्व को भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही शांति हो, जैसे भी जिस मीन्स और मेजर से, लेकिन शांति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। अंशु जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद।